आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी मुसाफिर, बिना किसी एड ब्रेक के। पता है, चाहे आप जितने भी बड़े शहर में सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी बिता रहे हो, चाहे काम के सिलसिले में जितना भी देश विदेश घूमते हो, वहाँ के अच्छे होटलों के सफ़ेद गद्देदार बिस्तरों में सोते हो, वेटर की थोड़ी सी गलती पे गुस्से से वहाँ के मैनेजर को होटल की सर्विस इश्यूज ऐसे गिनवाते हो जैसे आपके ताल्लुकात किसी राजघराने से हैं, या फिर किसी कारणवश अगर आपको आपके ऑफिशियल ट्रिप के लिए हवाई जहाज़ के बिजनेस क्लास की जगह साधारण टिकट मिल जाए तो आप अपनी सारी भड़ास भले ही अपनी कंपनी के एचआर को मेल करके ऐसे निकालते हो जैसे आपने बिजनेस क्लास के अलावा कभी और किसी क्लास में सफ़र ही नहीं किया। पर ये तमाम चीज़ें, ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं तब आपको बेकार और फर्जी लगती हैं जब आप सालों बाद अपने गांव, अपने घर, अपने शहर जा रहे होते हैं। आप तब शायद ही देखते होंगे कि किस दिन हवाई जहाज़ की टिकटें मिल रही हैं। उस वक्त तो दिलो दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, घर जाना है। किसी तरह जल्दी से जल्दी अपने परिवार वालों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, पर क्या करूं, मैं भी आज के हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा युवाओं की तरह ही अपने घर परिवार से कोसों दूर एक बड़े से शहर में एक सुनहरे भविष्य के पीछे भाग रहा हूं। और आज सालों बाद मैं अपने घर, अपने याद शहर जा रहा हूं। थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया हूं। वैसे मेरा नाम राकेश वर्मा है। अगर आप मेरे चेहरे पे नहीं जाएंगे तो स्कूल के सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के हिसाब से मेरी उम्र 30 साल है। हाँ, काम के बोझ और साल भर पहले डिटेक्ट हुई डायबिटीज ने उम्र को कुछ आगे धकेल दिया है। मैंने घर पे ये डायबिटीज वाली बात किसी को बताई नहीं है, खामखामा चिंता करेंगी। वैसे भी डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल ये आम बात है। बस काम के स्ट्रेस को कम रखना है, जो मैं कोशिश करके रखता हूँ। सुबह शाम खाना खाने से पहले एक गोली के सहारे हूँ। उफ, मुझे ना मुद्दे से भटक जाने की गंदी आदत है। हाँ, तो मेरा नाम राकेश है और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिछले 5 सालों से मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। वैसे पूरा पिछला साल लंदन में ही बीता। जी हाँ, लंदन। मेरे पूरे परिवार या फिर कह सकते हैं कि पूरे खानदान में शायद मैं पहला इंसान हूं जो साल भर विदेश में रह के आया। ऑफिस की तरफ से मुझको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ऑन साइट भेजा गया था। पिछले हफ्ते ही मुंबई वापस लौटा हूं और आज लगभग 2 साल के बाद 5 दिनों की छुट्टी लेके अपने याद शहर, अपने घर, अपने माँ पिताजी और छुटकी से मिलने बिना बताए चला आया हूं। रात के 10 बज रहे हैं। मेरी ट्रेन अभी अभी याद शहर स्टेशन पहुंची है, पूरे 2 घंटे लेट। ट्रेन के अंदर ये एक्स्ट्रा 2 घंटे इन 2 सालों से भी ज्यादा लंबे लग रहे थे। खुशी की बात यह है कि शहर दर शहर भटकने फिरने के बाद ये मुसाफिर कुछ दिनों के लिए ही सही पर सुस्ताने के लिए अपने असल पते पे लौट आया है। रिक्शा भैया, मोती नगर कॉलोनी चलोगे? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जिंदगी में पहली बार किसी नई जगह घूम के या देख के जो खुशी महसूस होती है वो अपने आप में अद्भुत होती है। जैसे पहली बार आगरा के ताजमहल को देख के, या फिर कश्मीर की डल झील के शिकारे पे बैठ के, या फिर पहली बार पहाड़ों पे धीरे धीरे आसमान से गिरती बर्फ को देख के जो दिल में खुशी और रोमांच होता है, वो बात दूसरी और तीसरी बात में नहीं आती है। लेकिन रिक्शे पे बैठ के दूर से मोहल्ले के छोर पे अपने घर को देख के जो खुशी होती है वो हर बार एक जैसी रहती है। शायद इस दुनिया में घर ही एक ऐसी जगह है जहां हर बार लौट के आने पे खुशी और रोमांच पहली बार की तरह ही बरकरार रहता है। वो पीला 2 मंजिला मकान देख रहे हैं आप, हमारा है। पापा 1972 में नौकरी के लिए गांव से याद शहर आए थे, तभी उन्होंने यहाँ पे जमीन ली थी। फिर पापा धीरे धीरे इस पे खून पसीने की ईंट जोड़ते गए। पहले तो हमारा घर 1 मंजिला सिर्फ 3 कमरों का ही हुआ करता था। उसमें हम बड़े मजे से एक साथ रहते थे। दादा, दादी, छोटी बुआ, तब उनकी शादी नहीं हुई थी। मैं, छुटकी, मम्मी पापा। हाँ, त्योहार में जब रिश्तेदार वगैरह आते थे तो पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत होती थी।
मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि हमारी पढ़ाई के लिए ऊपर अलग से एक कमरा बनाया जाए। पापा के रिटायरमेंट और मेरी नौकरी लगने के बाद ये दूसरी मंजिल भी बन गई। अभी ऊपर नीचे मिला के पूरे 7 कमरे हैं और रहने वाले 4 नहीं 3, मम्मी पापा और छुटकी। मैं तो अब एक मेहमान की तरह हो गया हूं। भैया उस पीले वाले मकान के सामने रोकना, मैंने रिक्शे वाले से कहा। घर के अंदर से टीवी की आवाज आ रही है। जरूर माँ सास बहू वाले सीरियल देख रही होगी। देख क्या रही होगी? रात के 10:30 बजे कुर्सी पे बैठे बैठे सो रही होगी। जी हाँ, माँ रात में टीवी देखती कम है, टीवी देख के सोती ज्यादा है। पर माँ हमेशा ये बात मानने से इनकार कर देती है कि वो कुर्सी पे बैठे सो रही थी। अंदर कमरे में जाके सोने के लिए कहने पे हमेशा कहती हैं मैं सो नहीं रही हूँ, मैं टीवी देख रही थी, बस थोड़ी आंख लग गई थी। पर आज शायद माँ सचमुच जाग रही थी। दरवाजे के सामने रिक्शे के रुकते ही माँ खिड़की के पर्दे को सरका के मुझको देख चुकी थी। गुड्डू, माँ ने खिड़की से मेरा नाम पुकारा। माँ मुझको बचपन से गुड्डू बुलाती है। भैया, ऊपर बालकनी से छुटकी खुशी से चीख पड़ी। पर चाह कर भी मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरा गला काफी भारी लग रहा था, आवाज गले से नहीं निकल रही थी। न जाने आंखें कब भर आई, पता ही नहीं चला। दरवाजे का ताला खोलकर जब तक माँ, पिताजी और छुटकी बाहर आते, मैंने रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ली। माँ हर बार की तरह मुझको गले से लगा के रोने लगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। वैसे तो घर के बने खाने की बात ही कुछ और होती है, पर मुझको माँ के हाथ के बने जीरा आलू बेहद पसंद है। मेरे घर के अंदर आते ही माँ सबसे पहले छुटकी को लेकर रसोई में चली गई। मैंने कई बार माँ से कहा, माँ मैं रास्ते में खाते हुए आया हूं, मेरा पेट भरा हुआ है। पर माँ तो इन मामलों में माँ होती है। बैठक में बैठ के मैं और पिताजी बातें करने लगे, मेरी नौकरी के बारे में, नौकरी में आगे की तरक्की के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, हमारे घर के बारे में। बातें करते हुए मैंने गौर किया कि इन 2 सालों में पिताजी के सर के बाल और भी सफेद हो गए हैं, एकदम दूधिया सफेद। और पहले से पिताजी थोड़े और कमजोर दिख रहे हैं, पर चेहरे और आंखों में एक चमक है, शायद मेरे आने की खुशी की चमक। रसोई से मसाले छौंकने की खुशबू मेरी नाक में आने लगी। वही पुरानी खुशबू जिसको सूंघ के मैं बड़ा हुआ। इस खुशबू में एक जादू है, चाहे आपका पेट कितना भी भरा हो, भूख लग ही जाती है। छुटकी बार बार रसोई से आके मेरे और पिताजी की बातें सुन रही है। माँ उसको बुलाती है तो वो दौड़ के रसोई में वापस चली जाती है, फिर वापस आके हमारी बातें सुनने लग जाती है। मुझको पता है कि छुटकी हमारी बातें नहीं, वो तो मुझसे कुछ सुनना चाह रही है। पर मेरे जानबूझ के अनजान बने रहने पे आखिर में मुझसे वो पूछ ही लेती है, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? छुटकी की ये बात सुन के मैं बनने की कोशिश करता हूं, पर छुटकी मेरे खराब एक्टिंग के टैलेंट को बचपन से पहचानती है। बताओ ना, बनो मत भैया, बताओ ना। छुटकी की जिद के सामने मैं हमेशा ही हारा हूं। बचपन से वो रो रपट के अपनी बातें मुझसे मनवा ही लेती थी। पहले मुझे खाना खिला, बहुत भूख लगी है, मैंने अपने बैग के ऊपर हाथ रखते हुए कहा। अरे अभी तो मम्मी से कह रहे थे आपको भूख नहीं है। छुटकी मेरी बात पे थोड़ा हैरान थी, फिर दौड़ के रसोई में जाते हुए बोली, मम्मी जल्दी खाना लगाओ, भैया कुछ दिखाई नहीं रहे। माँ ने हर बार की तरह खूब खातिर की। आखिर में पेट भर के मैंने माँ को बस करने के लिए कहा। इधर छुटकी जो मेरे खाना खा लेने के इंतजार में बेसब्र हुई जा रही थी, मुझको उसने तौलिया देते हुए कहा, खाना खा लिया, अब तो दिखाओ लाए क्या हो। मेरे बैग को खोलते ही छुटकी खुशी से चीख पड़ी, वाह स्मार्टफोन 32 GB, थैंक यू भैया। छुटकी तो जैसे खुशी से पागल होने लगी, पर माँ को जरा अजीब सा लग रहा था। माँ ने छुटकी से पूछा, अरे ये तो मोबाइल फोन ही है ना, तेरे पास तो 2 हैं, फिर इतनी खुश क्यों है तू? छुटकी मोबाइल दिखाते हुए बोली, ओहो मम्मी ये वो वाला मोबाइल फोन नहीं है, ये स्मार्टफोन है 32 GB। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। छुटकी का मोबाइल, पापा की कलाई घड़ी, माँ के लिए सारी और भी छोटी छोटी इन 2 सालों में खरीदी गई चीजों को देखते देखते, हंसते बातें करते हुए पता ही नहीं चला कब रात के 11 बजे सो जाने वाला हमारा घर रात के 2:30 बजा चुका था। पर हमारी बातें अब भी खत्म नहीं हुई थी।
वैसे भी अपने लोग जब साथ हों तो वक्त का हिसाब कौन रखता है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगली सुबह मेरी आंखें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज से खुली। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 10 बज चुके थे। कमरे से बाहर आया तो देखा बरामदे में माँ एक छोटे से 2 साल के बच्चे को कटोरी से दूध रोटी खिला रही है। मेरे पूछने से पहले ही माँ ने कहा, संजय का लड़का है, रोज सुबह हमारे घर खेलने आता है। संजय पांडे अंकल का बेटा? मैंने अचरज से पूछा। संजय हमारे पड़ोस के पांडे अंकल का छोटा बेटा था। स्कूल में मुझसे 4 साल जूनियर था। 3 साल पहले उसने किसी लड़की के साथ भाग के मंदिर में शादी कर ली थी। लड़की उनके माता पिता के हिसाब से उनके सामाजिक स्तर की नहीं थी और ऊपर से भाग के शादी। पांडे अंकल ने संजय को अपने घर से निकाल दिया था। माँ बच्चे को निवाला खिलाते हुए बोली, पांडे जी का गुस्सा तो शादी के बाद भी कुछ महीनों तक बना रहा, फिर धीरे धीरे ठंडा होता गया और फिर पोते का मुंह देख के तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये बदमाश है इतना प्यारा, देख कितनी बदमाशियां कर रहा है। माँ ने बच्चे की ओर इशारा किया। बच्चा सब्जी की टोकरी से सारी सब्जियां एक एक करके फेंक रहा था। माँ बच्चे को वहां से हटाते हुए बोली, रोज सुबह इसकी माँ इसको कुछ देर के लिए हमारे यहाँ छोड़ जाती है, मेरा भी मन लगा रहता है इसके साथ। माँ की बातों पे मैं मुस्कुराया। छुटकी कॉलेज से अभी तक लौटी नहीं है और पिताजी बाजार गए हैं। मैंने नाश्ता करते हुए माँ से पूछा, माँ हमारे आंगन के अमरूद के पेड़ का क्या हुआ? वो तो पिछले साल ही सूख गया। तुझको अमरूद खाने? तेरे पिताजी बाजार से लाए हैं, माँ ने कहा। खाने तो हैं पर बाजार वाले नहीं, मैंने बगल वाली सावित्री चाची के अमरूद से भरे पेड़ को देखते हुए कहा। माँ बोली, 2 महीने से सावित्री और हमारे बीच झगड़ा है, लगता है तू और झगड़ा बढ़ाएगा। कुछ नहीं बढ़ेगा माँ, मैंने कहा और हमारे घर से सटी सावित्री चाची के घर की दीवार पर चढ़ गया। बचपन से ही सावित्री चाची के बागान से अमरूद और आम चुरा के खाए हैं मैंने। पकड़े जाने पे सावित्री चाची बहुत झगड़ा करती थी, पर बाद में खुद थैली भर भर के देती भी थी। सावित्री चाची मूडी और सनकी हैं। माँ कहती हैं कि उनकी खुद की औलाद न होने के कारण वो ऐसी हैं। चुपचाप से अमरूद तोड़ते हुए यकायक मैं चौंक पड़ा। मैंने फिर से नीचे देखा। हाँ, डंडा लेके सावित्री चाची मुझको ही देख रही थी। मेरे कुछ कहने से पहले वो बोली, तेरे दाईं तरफ वहां है बड़ा सा एक अमरूद, रुक मैं तोड़ देती हूँ। उस डंडे से अमरूद को तोड़ते हुए मेरी सांसों में जैसे सांस वापस आई। अमरूद मेरे हाथों में देते हुए सावित्री चाची ने मुझसे पूछा, कब आया? कल रात को चाची। पराठे खाएगा? अभी बनाए। मैंने अभी भी नाश्ता किया चाची, पर आपके हाथ का बना कढ़ी चावल जरूर खिलाना। सावित्री चाची कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती हैं। जरूर खिलाऊंगी। कितने दिनों की छुट्टी है? शनिवार शाम को निकलूंगा यहां से, मैंने कहा। इतने दिनों बाद सिर्फ 3-4 दिन के लिए आया? तत कैसी बेकार नौकरी है। सावित्री चाची बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। मैं दीवार से नीचे उतरा तो देखा माँ सामने ही खड़ी है, उदास चेहरा लिए। अब तुझको क्या हुआ? मैंने पूछा। तू इस शनिवार को ही वापस चला जाएगा? माँ के इस बात को कहते ही मुझको ध्यान आया कि मैंने माँ या घर पे अभी तक किसी को ये बात बताई नहीं थी। हाँ माँ, छुट्टियां नहीं है। यानी इस बार भी हम लोग साथ में वैष्णो देवी नहीं जा पाएंगे? मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरे पास शायद इस सवाल का कोई नया जवाब नहीं था। मैं पिछले कई सालों से यही बोलता आया हूं, अगली बार। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शाम को घर से बाहर यूं ही घूमने के लिए निकला तो मेन रोड पे स्कूटर पे विक्की मिल गया। विक्की मेरे बचपन का दोस्त। हम लोग स्कूल में 10वीं तक एक साथ थे। एक साथ स्कूल जाते, एक साथ स्कूल से आते, शाम को एक साथ गली में क्रिकेट खेलते। विक्की मुझको खुशी से गले मिलते हुए बोला, अरे राकेश, इतने दिनों बाद यार, कैसा है तू? अंकल जी बता रहे थे तू आजकल लंदन में रहता है, तू तो विदेशी हो गया यार। मैं उसकी बातों पे हंसते हुए बोला, भाई ऑफिस वालों ने 1 साल के लिए लंदन भेजा था, पर मैं विदेशी तो नहीं बन सका। हाँ, वहां के कई अंग्रेजों को देहाती जरूर बना के आ गया। सही है तेरा यार, काश मैं भी तेरे तरह पढ़ाई करता ना, तो आज मैं लंदन तो कल अमेरिका घूमता। मैंने उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, खैर वो सब छोड़, तू बता तू कैसा है, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? यार माता रानी की कृपा से सब सही चल रहा है। राजेंद्र नगर में जो नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई दुकान खोली है, चल दिखाता हूँ।
विक्की के स्कूटर पर बैठ के मैं उसकी दुकान देखने चल पड़ा। रास्ते भर मुझे अपना शहर काफ़ी बदला बदला नजर आया। छोटी छोटी दुकानों की जगह बड़े बड़े शोरूम, नए नए बनते बजट अपार्टमेंट्स, सड़कों पे दौड़ती बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। बड़े शहरों की हवा धीरे धीरे बहते बहते हमारे छोटे से यार्ड शहर में भी पहुंच रही है। विक्की की इलेक्ट्रॉनिक्स की नई दुकान को देख के एक पल के लिए तो मैं दंग रह गया। ये तेरी छोटी सी दुकान? मैंने कहा। भाई तेरे नए शोरूम की बहुत बहुत बधाई, तू तो सही में बिजनेसमैन बन गया यार। कितनी जल्दी कितनी तरक्की कर ली तूने। थैंक यू यार, विक्की बोला। और हाँ, एलसीडी से लेके लैपटॉप, तुझको कुछ भी चाहिए मुझको बताना, मैं तुझको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दिलवा दूंगा। विक्की के साथ चाय पीते हुए बचपन के दिनों की बहुत सारी यादें फिर से ताजा होने लगी। तभी उसने प्रशांत का जिक्र छेड़ दिया। प्रशांत एक जमाने में मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में था। मैं और प्रशांत पढ़ाई में अच्छे थे, या फिर यह कहना ज्यादा सही होगा कि वो मुझसे काफी अच्छा था। इस बात का घमंड उसको कभी था ही नहीं। हम दोनों साथ साथ जॉइंट स्टडी किया करते थे। मैं और प्रशांत दोनों इंजीनियर बनना चाहते थे। इंजीनियरिंग की कोचिंग करते करते हम दोनों एक साथ ही कोटा गए थे, पर उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब होने के कारण वो अगले साल ही सब छोड़ के वापस यार्ड शहर आ गया था। चाय की चुस्की लेते हुए विक्की ने कहा, खुद तो इंजीनियर बन नहीं सका पर बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग दे रहा है। वैसे कोचिंग अच्छी चल रही है उसकी, बच्चों के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। अब तो बगल वाली मार्केट में एक बड़ी सी जगह भी ले ली है उसने कोचिंग क्लासेस के लिए। चल मिल के आते हैं उससे। नहीं यार, आज नहीं, आज कुछ काम है, बाद में चलते हैं, मैंने कहा और विक्की से फिर मिलने का वादा करके निकल आया। रात को जब घर वापस लौटा तो कस के भूख लग रही थी। माँ टेबल पे खाना लगा के 2 बार बुला चुकी थी। मैं अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, तभी छुटकी मेरे कमरे में आई। क्या ढूंढ रहे हो भैया? कुछ नहीं, तू जा, मैं आ रहा हूं। कहीं आप ये शीशी तो नहीं ढूंढ रहे हो? छुटकी मुझको डायबिटीज वाली दवा की शीशी देते हुए बोली। मैंने कल ही तुमको ये दवाई खाते देख लिया था, तभी मुझको शक हुआ। मेरा स्मार्टफोन महंगा है, मुझको पता था, पर भैया इसके लिए आपको इतने काम करने की क्या जरूरत है? मैंने घर पे इसके बारे में कुछ न बताने के लिए कहा और उसको समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये जिंदगी तो जाने अनजाने में मैंने खुद ही चुनी थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कभी कभी मुझको लगता है कि हम सब गानों के MP3 CD की तरह हैं, जिसको जिंदगी के CD प्लेयर में डाल के मानो प्ले का बटन दबा दिया गया है और पॉज का बटन इस प्लेयर में है ही नहीं। सो आप एक बार ऑन हो गए तो फिर रुक नहीं सकते, अंत तक आपको गाते रहना है। खुशी के गाने, दुख के गाने, हिट गाने, बोरिंग गाने, बस गाते रहना है, इसी उम्मीद में कि कहीं कोई आपको सुन रहा होगा। हाँ, वक्त के हाथों में इस प्लेयर का एक रिमोट है, उसमें सिर्फ 2 बटन है, एक स्लो मोशन, एक फास्ट फॉरवर्ड। पर वक्त आपके हिसाब से बटन कभी नहीं दबाता, वो तो आपकी इच्छाओं के विरुद्ध ही कमांड देता है। जैसे जब जिंदगी में बोरिंग गाना आता है और आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके पार कर देना चाहते हैं, तभी वक्त स्लो मोशन वाला बटन दबा देता है। और जब आप जिंदगी के गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, थोड़ी देर उस गाने को और गुनगुनाना चाहते हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड वाला बटन दबा देता है। अब देखिए ना, जब मैं अकेले घर परिवार से दूर बोरियत भरी जिंदगी बिता रहा होता हूं, तो वक्त बीतता ही नहीं है, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। और मैं जब अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर रहा होता हूं, तब ये वक्त ऐसे बीत जाता है जैसे फास्ट फॉरवर्ड हो गया हो। 5 दिन ऐसे बीत गए जैसे 5 मिनट। आज सुबह से ही माँ मेरे जाने की तैयारी में रसोई में लगी हुई थी। नमकीन, मठरी, पता नहीं क्या क्या बना कर दे रही है मुझको। इन सब के लिए अलग से एक बैग लेना पड़ेगा मुझको। अभी रात के 9 बज रहे हैं। मैं यार्ड शहर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की बेंच पे बैठा हूं। 15 मिनट में मेरी ट्रेन आने वाली है, वो ट्रेन जो फिर से मुझको उसी जिंदगी में ले जाएगी जिसको पाने के लिए मैंने सालों मेहनत की थी। पर क्या ये वही जिंदगी है जिसके सपने मैं बचपन में देखा करता था? शायद नहीं। अगर होती तो मेरा मन उदास नहीं होता। पता है, मुझको हमेशा से लगता था कि जिंदगी में सफल होने के लिए सोच समझ के सही फैसला लेना बहुत जरूरी है।
एक गलत फैसला और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए डगमगा जाती है। मेरे बचपन के दोस्त विक्की ने जब पढ़ाई बीच में छोड़ के बिजनेस शुरू किया, या फिर प्रशांत ने जब कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी छोड़ के वापस याद शहर लौटने का फैसला किया, तो मुझको लगा कि ये उन लोगों की जिंदगी के सबसे गलत फैसले हैं। यहां तक कि 4 साल पहले जब हमारे पड़ोसी पांडे अंकल के बेटे संजय ने परिवार वालों के खिलाफ जाके भाग के शादी की, तब भी मुझको यही लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला है। पर आज इन लोगों को देख के मुझको एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था। ये लोग सही गलत के डर को छोड़ के तब भी जिंदगी को जी रहे थे, आज भी जिंदगी को जी रहे हैं। और मैं हमेशा सही और गलत के चक्कर में फंस के तब भी जिंदगी को तलाश रहा था, आज भी जिंदगी को तलाश रहा हूं। जैसे जिंदगी जीना तो कभी आया ही नहीं। घर से निकलते वक्त इस बार भी मैंने मां से वादा किया कि अगली बार हम सब एक साथ वैष्णो देवी के दर्शन को जाएंगे। पर अगली बार भी शायद ये मुमकिन ना हो, क्योंकि ऑफिस की इतनी जिम्मेदारियों के बीच मेरी 10 दिनों की छुट्टी मेरे बॉस को और फिर मुझको भी सही नहीं लगेगी। खैर, ये सब सोचने का वक्त अब नहीं है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ट्रेन पकड़ने के लिए भीड़ बढ़ रही है। ट्रेन याद शहर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई, 2 मिनट रुकी, सीटी बजाई और फिर चल दी। मैंने शायद जिंदगी में पहली बार सही गलत को भूल के एक फैसला किया। वो ट्रेन छोड़ दी। मैं बाहर आया और रिक्शे वाले से कहा, भैया मोती नगर कॉलोनी चलोगे? बस इतनी सी थी ये कहानी।